हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी का फर्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। अभी मैं इंडक्टिव फैक्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, जो जीओसी के अंदर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेसिक बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चार्ज डेंसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, जो एनायन है या केटायन है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, ये सब बेसिक 2 क्लास लगेगा या 2 या 2.5 क्लास लगेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा बेसिक चीज क्लियर करेंगे यहाँ पे। पर ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट में, मिजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस वगैरह में, एसिडिक एसिड, बेसिक एसिड में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बेसिक पार्ट जीओसी का, बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक चीज। क्या देखिए यहाँ पे एक टर्म होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, डेंसिटी है तो वॉल्यूम लिखेंगे, बट यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हम लोग क्या मेजर करते हैं, साइज, ठीक है ना। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चार्ज अपॉन साइज। ये ध्यान रखना है, क्या होगा यहाँ पे, चार्ज अपॉन साइज, ठीक है ना। जैसे होता है ना डेंसिटी, डेंसिटी क्या बोलते हो, मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो, तो हो गया आपका मास डेंसिटी हो गया। अब यहाँ बात कर रहा हूँ किसका, चार्ज डेंसिटी का। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज अपन साइज, चार्ज अपन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे क्या होगा, साइज ही तो होता है एटम का। वॉल्यूम ऑफ द एटम का मतलब क्या, साइज ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे क्या लेंगे, साइज लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंक्रीज करता है तो चार्ज डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक। अगर यहां पे साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज करता है, अगर एटम का साइज यहां पे क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग कि चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। कोई दिक्कत है यहां तक। फिर बात करेंगे यहां पे कि यहां पे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अरे मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। सारी बात समझ में। अगर यहां पर हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज करेगा तो यहां पे क्या होगा आपका, चार्ज डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो दिक्कत है यहां तक। ये चार्ज आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा। चार्ज इंक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। चार्ज डिक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। तो दिक्कत है, यहां तक क्लियर है। मतलब ये जो होता है चार्ज डेंसिटी जो होता है ना, वो डिफाइन किसके लिए होता है, एक चार्ज स्पेसीज के लिए होता है। आगे बात समझ में।
क्लियर है? देखिए यहां पे मैं यहां पे क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड फॉर द चार्ज स्पेसीज। चार्ज डेंसिटी जो होता है ना वो डिफाइन होता है किसके लिए, चार्ज स्पेसीज के लिए चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया जाता है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। और चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपन साइज। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहां पे, इफ चार्ज increases on the species, then its stability will decrease। देखो यहां पे किसी भी स्पेसीज पे अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है कि उसका जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। सारी बात समझ में? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, जैसे मान लो कोई एक आदमी है, ठीक है ना, वो क्या कर लिया, कर्ज ले लिया। तो सोचो कर्ज जब लेने के बाद वो क्या स्टेबल फील करेगा, नहीं करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। सारी बात समझ में? या मान लो कि वो गरीब हो चुका है, ठीक है, जिसके पास जितना मान लीजिए उसका खर्चा है उससे वो कम कमा रहा है। जैसे मान लो 10,000 रुपये महीने का खर्च है, वो कमा रहा है 2,000, 4,000, 5,000 कमा रहा है, तब भी वो क्या फील कर रहा होगा, अनस्टेबल फील कर रहा होगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे जो चार्ज है हम लोग इसमें चार्ज दो तरह के होते हैं। एक निगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उसके ऊपर क्या हो गया, आ चुका है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो मतलब वो क्या हो गया, कर्ज हो गया, उसके ऊपर कर्ज आ गया। क्लियर है? तो क्या फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। क्लियर है यहां तक? या समझिए कि उसके पास जितने से जिससे किसी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, 8 से कम हो गया इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया, 7 हो गया, तो वो क्या फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। आगे बात समझ में यहां तक? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन कमी होने से क्या होगा, वहां पे चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज आ जाएगा तो वो क्या फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। तो दिक्कत यहां तक। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये किसी भी स्पेसीज पे, मतलब किसी भी एटम पे या मॉलिक्यूल्स पे अगर चार्ज आता है तो वो जो स्पेसीज है ना वो न्यूट्रल वाले से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो दिक्कत यहां तक। जैसे मान लेते हैं हम लोग, क्या आपसे पूछा जाए कि बताइए CH3 पे माइनस है, CH3 पे माइनस है, CH4 है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो जाहिर सी बात है CH4 इज मोर स्टेबल, क्योंकि CH4 पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो वो क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। लेकिन CH3 माइनस क्या होगा, वहां पे अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, चार्ज आ चुका है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी स्पीशीज पे अगर चार्ज आता है तो वो बहुत ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर है यहां तक? आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या बोले कि अगर चार्ज इंक्रीज करता है स्पीशीज पे तब इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आ रही बात समझ में यहां तक? क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्पेसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। सोच कर देखिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अरे बात समझ में? क्लियर है यहां तक? और हम ये भी जानते हैं कि स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। अरे बात समझ में? किसी भी स्पेसीज का अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करता है। जितने लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एनर्जी
अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है मतलब एनर्जी बढ़ता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर एनर्जी कम होता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है। तो ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पे क्या कि किसी भी स्पीशीज पे अगर चार्ज आता है तो वो क्या है, अनस्टेबल चीज है, ठीक है ना। क्लियर यहां तक। हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो चार्ज आया है ना उस चार्ज को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उस पर जो चार्ज डेंसिटी है ना उस चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। यही इसका हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वहां पे हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। वहां पे आगे कि जो वहां पे स्पीशीज पे जो चार्ज आया है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, रेजोनेंस से कैसे कम होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे कम होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट से कैसे कम होगा, हाइपर कंजुगेशन से कैसे कम होगा। यही सब हम लोग इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है ना, कि किसी भी स्पीशीज पे चार्ज आ गया है तो कैसे स्टेबल होगा, ठीक है ना, कौन ग्रुप उसको स्टेबल करेगा, कौन ग्रुप उसको स्टेबल नहीं करेगा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि चार्ज डेंसिटी जो होता है ना किसी भी चार्ज स्पेसिफिक के लिए डिफाइन होता है, और चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज, ये ध्यान रखना है, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज आने वाला है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का चार्ज आने वाला है। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चार्ज आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का चार्ज आने वाला है। जैसे वहां पे आएगा क्या, निगेटिव चार्ज, तो ये 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज है। वहां पे 2 माइनस नहीं लगा होगा, 2 माइनस नहीं होगा, 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका 1 माइनस। निगेटिव लिख दिया मतलब वो 1 है, एक चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव लिख दिया मतलब 1। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड मैंने बोला यहाँ पे वो यहाँ पे क्या लेना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पे हमेशा क्या होगा 1। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या साइज बढ़ेगा घटेगा, उस पर डिपेंड करेगा फिर वहां पे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना है कि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, साइज ऑफ एटम घटेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो चार्ज डेंसिटी भी घटेगा, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी वहां पे। क्लियर है। एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी घटेगी वहां पे। क्लियर है यहां तक। अगर इस तरह से है तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा। अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सोच कर देखिए, मिलाइए इसको, कि दोनों के दोनों इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एनर्जी बढ़ेगा उस सिस्टम का, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। क्लियर यहां तक, इसको नोट कीजिए फटाफट। यहाँ पे देखते हैं क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आप लोग पढ़े होंगे ऐसे पीटी के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार बता देता हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, it is a tendency of an atom to pull the shared pair of electron, to pull बोल सकते हैं यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity, is called electronegativity। समझते सुनो, एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पे मानते हैं हम यहाँ पे क्या, ये एक्स और ये वाई एक एटम है, ठीक है ना, और इस दोनों के बीच में क्या, एक बॉन्ड है। क्या यहाँ पे एक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या मानते हैं
कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ y ग्रेटर देन x, ठीक है ना, y का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी x से क्या है यहाँ पे ज्यादा है। अगर y का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी x से ज्यादा है तो ये क्या करेगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ पे जाता है, y के पास में आ जाता है, ठीक है ना, y के पास में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है आपका डेल्टा निगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे क्या आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये क्या हुआ, पार्शियली शिफ्ट कर गया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, ठीक है ना। तब जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ पे क्या था, ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, वो क्या सेंटर में थे, तो जितना जितना एक्स इसको अट्रैक्ट कर रहा था उतना ही वाई भी इसको अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए किसी के ऊपर चार्ज नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे वाई क्या हम मान रहे हैं यहाँ पे कि इसका वाई का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अरे बात समझ में, जैसे खींचा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई की तरफ शिफ्ट कर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही क्या है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे क्या बोला, इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मतलब इस एटम का वो टेंडेंसी जिससे वो क्या करता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या पुल करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस एटम का क्या बोलते हैं हम लोग, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज पे, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सब लोग कहाँ पढ़ते हैं, पीटी के अंदर पढ़ते हैं, तो उतना मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, तो सिंपल सा यहाँ पे बताऊंगा जहां तक मेरा यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से यहाँ पे it also represent the negative charge holding capacity. It also represents the negative charge holding capacity of an atom is called electronegativity. ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मैं शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, EN से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। मतलब निगेटिव चार्ज को होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है किसी एटम का, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना। यहाँ पे एक जोड़ लीजिएगा एक चीज, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द वैलेंस सेल निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल में होता है निगेटिव चार्ज, वैलेंस सेल निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब कहने मतलब क्या कि वैलेंस सेल में जो निगेटिव चार्ज है ना, उस निगेटिव चार्ज को होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है ना, उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू लिख रहा हूं, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 2.1, कार्बन का होता है 2.5, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का होता है 3.0, ऑक्सीजन का होता है 3.5, फ्लोरीन का 4.0, क्लोरीन का 3.0, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.4। ये सब थोड़ा सा आप लोगों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये क्या आपका इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां तक
क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द वैलेंस एंड निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। मतलब कहने मतलब क्या है कि कोई एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि तो वो निगेटिव चार्ज को बहुत आसानी से, ठीक है ना, होल्ड करके रखेगा, मतलब उसको आसानी से जाने नहीं देगा, ठीक है ना, मतलब बहुत टाइटली उसको होल्ड करके रखेगा, उसको आसानी से उसको जाने नहीं देगा किसी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, तो आपसे मैं बोला यहाँ पे कि F पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और OH पे भी निगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बोला कि NH2 पे निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे CH3 पे क्या है आपका, निगेटिव चार्ज है। इस चार में आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा एटम इस निगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली होल्ड करके रख सकता है। बताइए यहाँ पे। तो फ्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 होता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, मतलब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, से ये इसको आसानी से जाने नहीं देगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये इसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुए हैं, स्ट्रांगली होल्ड, ठीक है। फिर OH माइनस का होगा, फिर NH2 का, फिर क्या होगा यहाँ पे CH3 माइनस का, और ये क्या होगा हम लोग बोल सकते हैं, ये लूजली होल्ड कर रखे हुए हैं, लूजली होल्ड। तो दिक्कत है यहां तक। तो किसी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है और उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उसको होल्ड करके रख सकता है, निगेटिव चार्ज को उतना आसानी से वो जाने नहीं देगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि F जो होता है ना वो स्ट्रांगली होल्ड कर रखेगा एज कम्पेयर टू द CH3 माइनस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते तो नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, साइज। मतलब अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। इफ साइज इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे छोटा साइज का एटम है और ये क्या है आपका बड़ा साइज का एटम है, ऐसे पूछा जाए कि बताइए किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, तो छोटे साइज वाला आइटम का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, अरे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी also defined for orbitals। तो मानते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, ये एस ऑर्बिटल है, ये क्या होता है P, ये क्या होता है D, और ये क्या होता है F। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल के लिए भी क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे, एस ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस नजदीक में होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो एस का ज्यादा होगा, P से, फिर D से, फिर क्या होगा F से। F क्या है यहाँ पे, बहुत दूर चला गया यहाँ पे। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइंड फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कार्बन का पढ़ेंगे हम लोग, क्या हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। तो कार्बन के लिए जो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगा वो क्या क्या होता है, वो क्या होगा, यहाँ पे sp होगा, या तो sp2 होगा, या तो यहाँ पे क्या होगा sp3 होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp कितना हो जाएगा बताइए। अगर ये 100% है तो यहाँ पे 50% एस, 50% क्या होगा p होगा।
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 50%। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन एसपी फर्स्ट। सेकेंड में बात कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इन SP2, बताइए कितना होगा। और ये टोटल हम लोग 100% मानते हैं, टोटल कितना है 100%। तो ये 3 पार्ट है, एक एस है 2 पी है, तो प्रत्येक पार्ट में कितना परसेंटेज आएगा, तो 33.33 जाएगा, 33.33%। ठीक है ना। तीसरा लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन SP3, बताइए SP3 में कितना होगा। और टोटल 100% है, टोटल कितना है यहाँ पे 100% है। तो यहाँ पे कितना है टोटल, 3 और 1 4 है, तो मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 25%। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसको देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि एस और बाइटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू एफ। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर परसेंटेज एस ज्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ SP ग्रेटर देन SP2 ग्रेटर देन SP3। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो SP का ज्यादा होगा, SP एटम का, फिर SP2 एटम का, फिर SP3 एटम का। मतलब यहाँ पे बात करो एटम। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। एक बात मैं आप लोग यहाँ बता दूं यहीं पे कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ SP कार्बन वो होता है आपका 3.25। मैंने बोला SP कार्बन, और SP2 कार्बन का होता है 2.75, और SP3 कार्बन का होता है 2.50। ध्यान से कितना का अंतर आ रहा है, ध्यान से यहाँ पे 25 का अंतर आ रहा है, 0.25 का अंतर आ रहा है। अब 0.25 को दुगुना कर दीजिए तो 0.50 का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंतर कितने का है 0.25 का, और यहाँ पे 0.50 का, इस दोनों के बीच में। तो 0.25 को दुगुना कर दीजिए तो 0.50। मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको याद करने का तरीका कैसे हो सकता है। तो 2.50 SP3 का, SP3 कार्बन एटम का, SP2 कार्बन एटम का 2.75, फिर SP कार्बन एटम का 3.25। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। और हम लोग एक बात और जानते हैं कि जो SP3 नाइट्रोजन होता है उसे कितना होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो मैंने यहाँ पे लिखाया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, वो बेसिकली किसके लिए है, SP3 एटम वाले का है, SP3 नॉट SP2 नॉट SP। क्लियर है यहां तक, अरे बात समझ में। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से यहाँ पे SP कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा किससे, SP3 नाइट्रोजन से। ये भी ध्यान रखना है आप लोग। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ SP कार्बन कितना है 3.25 है, और यहां पे क्या है आपका SP3 नाइट्रोजन है, इसका कितना होता है 3.0 होता है। तो क्या होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा उसका ज्यादा होगा। मतलब यहां पे अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उस निगेटिव चार्ज को वो स्ट्रांगली क्या करके रखेगा, स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा एज कम्पेयर टू द SP3 नाइट्रोजन। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, अरे बस समझ में नोट कीजिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइंड फॉर बॉन्ड एंगल, देख दो यहां पे हम यहां पे लेते हैं SP2 SP3। यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 180 होता है, यहां पे कितना होता है 120 डिग्री होता है, और यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होता है SP3 में, है ना। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए इस चीज को, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर
तो बात करें तो परसेंटेज एस करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। चेक कीजिए यहाँ पे एसपी में कितना होता है बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 में 120 होता है, sp3 में क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे निकालिए तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा 50%, यहाँ पे 33.33%, यहाँ पे 25%। तो मतलब नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं हम लोग तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी हम जस्ट देखे थे यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर, देखे थे अभी जस्ट। अब सोचिए हमें बॉन्ड एंगल और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये तो सेम हो गया परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अब सोचिए परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बनेगा, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है एसपी का, कि बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक क्या क्या पढ़ लिए देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, यहीं पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या, ए पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, और ए पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी एटम कैन attract the electron toward itself, then we can say that electronegativity of positively charged species is more than neutral or anion। अरे बात समझ में? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए पॉजिटिव ग्रेटर देन ए एंड ए ग्रेटर देन ए निगेटिव। अब सोचिए कि एनायन जो है, एनायन का भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? कभी नहीं खींच सकता है। ये तो हमेशा क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कम करना चाहेगा, तो ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन ए पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचना ना, ठीक है ना, पुल करना अपनी तरफ। तो ए पॉजिटिव क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है एज कंपेयर टू द ए एंड एज कंपेयर टू द ए माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब बात है आप लोगों को, यहाँ पे जो ए पॉजिटिव है वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और जो ए निगेटिव है वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ए प्लस का ज्यादा होगा, फिर ए का, फिर ए माइनस का। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं
क्या उसको आगे मैं बता दूंगा, इसको नोट कीजिए। मैं यहाँ पे क्या समराइज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज। पहला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ना ऑर्बिटल का, एस का ज्यादा होगा, टी का ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा, फिर एफ का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है sp का ज्यादा होगा, sp2 एटम का, फिर sp3 एटम का। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे फिर क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर बोलते हैं ना, इसी के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, ये हम लोग देखे थे यहाँ पे। ठीक है ना, अरे बात समझ में यहाँ पे, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल के भी प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। ठीक है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। एस ऑर्बिटल का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू एफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो केटाइन का ज्यादा होगा न्यूट्रल से, ज्यादा होगा एनायन से। इतना हम लोग पढ़े किसके बारे में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।